नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 जय हिंद सीरीज़। जय हिंद सीरीज़ एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ है और इसमें काफ़ी क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं और हम सारे वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो रेलवे डिपार्टमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वो क्वेश्चन करना भी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ से अक्सर इतने क्वेश्चन पूछता है, बार बार रिपीटेशन और कई प्रकार के क्वेश्चन। हाल ही में कई डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया, उसमें हमारे जो एस्पिरेंट थे, जो हमारे से हेल्प ले रहे थे, उनका बहुत चयन हुआ। हम फ़ोन भी पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। ये मान लो इतने कैंडिडेट प्रमोशन पा लिया इतने लोगों ने, वो बार बार कह रहे हैं कि सर हमने भी प्रमोशन पाया, तो उनको जल्द ही आपके सामने लाएंगे और उनके पॉडकास्ट वगैरह आपको देने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस सेक्टर का ज़्यादा बेनिफिट उठाया है। वर्तमान में स्वागत है आप सभी का रेलवे नॉलेज चैनल पर। मैं हूं आरवी सर। ये एक ऑथेंटिक चैनल है रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए। रेलवे में 3 ही प्रकार की भर्तियां होती हैं। डीआर कोटा, जिसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलते हैं। सेकंड आता है प्रमोशनल कोटा, सीनियरिटी के हिसाब से, सूटेबिलिटी से मिलता है। थर्ड आता है आपका एलडीसी कोटा, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी की सभी एग्जाम्स ऐसे होती हैं। रेलवे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ग्रुप बी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोई कोटा ही नहीं है, या तो 70% है या 30% है। तो एक प्रकार से प्रमोशनल कोटा और एलडीसी कोटा ही है। ग्रुप सी में भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर 2026 में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं अमेजिंग, इनकी बात हम जय हिंद सीरीज में करने। अगर आपको वास्तव में कुछ टेस्ट भी लगा रहे हैं तो इस लोगो वाली हमारी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आफ्टर दैट वहाँ आप टेस्ट लगा सकते हैं। एकदम उच्च क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के आपको वहाँ टेस्ट मिलेंगे एक प्रकार से। इसके अलावा दोस्तों हम आपसे केवल ये कहना चाह रहे हैं कि हाल ही में ये टेस्ट हम अपलोड हो रहे हैं, अभी धीरे धीरे आपको बहुत इजीली अवेलेबल करा देंगे, बस समय लग रहा है। ये हमारी जो पीपीटी चल रही है, कई लोगों को वीडियो देखने का टाइम नहीं होता, तो हम हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें पहला टैब है फ्री स्टडी मटेरियल, उसमें जाके और फ्री पीडीएफ आपको नज़र आ जाएगा। उस पीडीएफ को क्लिक करेंगे तो ये फ्रीली आपको लिखा हुआ मैटर मिल जाएगा, वीडियो क्लास नहीं मिलेगी, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं अगर समय का अभाव है तो। इन सभी एग्ज़ाम्स में अगर आपको वास्तव में स्टडी मटेरियल की नीड है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए A1 क्वालिटी व्हाट्सअप करिए आप हमें 7014682229 और रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के लिए अपना प्रमोशन एकदम सिक्योर कर लो। प्रमोशन आपका होगा ही होगा अगर आपने हमने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से आपने चले हैं तो चलिए दोस्तों, ये पार्ट 4 है हमारा और पार्ट 4 में हमने पार्ट 3 में 35 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं दोस्तों। क्या कहना चाह रहा है सवाल और क्या है इसके पीछे की भूमिका, एकदम शानदार तरीके से जानेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। इसके अलावा ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कई प्रकार की यहाँ फैसिलिटी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स कोटा के अगेंस्ट जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, व्हाट विल हैपन टू द अनयूज्ड कोटा, आपने काम में नहीं लिया, कोटा खाली चला गया, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, खेल कोटा के अंतर्गत भर्ती में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त कोटा जो काम में नहीं आया, उस कोटे का क्या होगा सर? तो क्या ये समाप्त हो जाएगा? नहीं सर, ये तो लैप्स नहीं होगा। क्या ये अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं। क्या ये ओपन मार्केट कोटे में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? नहीं। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। रेलवे बोर्ड के पास फुल पावर होती है कि वो उसका क्या करे, उसे लैप्स भी कर सकता है, उसे नेक्स्ट ओपन मार्केट में भी डाल सकता है और उसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। और कहीं भी मतलब एक प्रकार से कोई ऑप्शन इनमें से उपयुक्त नहीं पाया गया। इनमें से कोई सा भी फैसला कौन ले सकता है सर? रेलवे बोर्ड ले सकता है। तो खेल कोटे की अगर कोई वैकेंसी अगर खाली रह गई और अगर उस वैकेंसी को आप यूज नहीं कर पाए, अगर कोई वैकेंसी खाली रह गई और अगर आप उस वैकेंसी को यूज नहीं कर पाए, तो रेलवे बोर्ड के पास पूरी पावर होती है उस वैकेंसी को किसी भी तरफ ले जाना। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम पे इन लेवल 5 इन 7 सीपीसी। 7 सीपीसी, तो पहले सीपीसी जान लो सर। सीपीसी क्या होता है? सीपीसी होता है सेंट्रल पे कमीशन। वर्तमान में आज तक कितने आ चुके हैं? 7th। वर्तमान में काम कितना कर रहा है? 8th जो बना है वो बना दिया है गवर्नमेंट ने 2026 में। कुल मिला के ये जो 7th बना था ये 2016 में बना था सर, और इससे पहले 6th जो बना था ये 2006 में बना था। तो वर्तमान में ये बहुत इंपॉर्टेंट है पे कमीशन।
इनके थ्रू गवर्नमेंट कर्मचारियों की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी सैलरी डिसाइड होती है कि उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी एक प्रकार से, और उनके वेतन भत्ते सारे इन्हीं पे कमीशन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो छठवें वेतन, सातवें और आठवें, इनकी बात कर लेते हैं। पहला के पे कमीशन 1946 के अंदर आया, उसके बाद 56 में आया, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हर 10 साल पर पे कमीशन आता गया, जिसमें सारे भत्तों को देखा जाता है। तो एक प्रकार से आप ये देखिए कि 6th और 7th, 8वां तो भी बना है, तो इसकी तो हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे 6th और 7th। 2016 के वेतन भत्ते वर्तमान में मिल रहे हैं। 6th के अंदर ग्रेड पे प्रणाली हुआ करती थी सर, ग्रेड पे सिस्टम हुआ करता था 6th के अंदर, ठीक है। और 7th की अगर बात करें तो 7th पे कमीशन के अंदर ग्रेड पे की जगह क्या आ गया सर, लेवल आ गए, लेवल डाल दिए, इसलिए हमें 6th भी याद रहता है, 7th भी। लोग कहते हैं 4200 ग्रेड पे में हो, 4600 में हो, 2800 में हो, 1900 में हो, 2000 में हो, 1800 में हो। तो एक प्रकार से पहले ग्रेड पे सिस्टम हुआ करता था और कई प्रकार के भत्ते होते थे, अलाउंसेज होते थे। वर्तमान में लेवल सिस्टम है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 1 की नौकरी नीचे से नीचे नौकरी मानी गई है और लेवल 18 की नौकरी ऊंची से ऊंची। मतलब अगर आपसे ये पूछे कि कितने लेवल में सीपीसी ने नौकरियों को रखा है, तो 18 लेवल में। लेवल 1 का कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड स्टाफ कहलाएगा, हेल्पर कहलाएगा। लेवल 18 की जो पोस्ट है वो कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट होती है। हर जगह पैरेलली किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई कैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी चीज को चलाने के लिए एक तो राजनीतिक पद होता है और एक उसी के समकक्ष एक प्रकार से प्रशासनिक पद भी होता है। जैसे जिले में चलाने के लिए राजनीतिक मुखिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, सांसद होते हैं हर जिले में, लेकिन उस जिले की व्यवस्था को देखने के लिए एक प्रकार से प्रशासनिक प्रमुख जिला कलेक्टर होता है। पुलिस का व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है, जिले का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी होता है। तो उसी प्रकार से एक प्रकार से ये पोस्टें होती है। फिर एसपी, फिर आगे आईजी बनता है, एडीजी बनता है, डीजी बनता है, ये आगे की पोस्ट हैं। तो कुल मिला के ऐसे ही कैबिनेट सेक्रेटरी का सबसे बड़ा पद माना गया है। इसकी सैलरी 2.5 लाख रुपए फिक्स होती है, प्लस डीए। डीए तो मिलेगा मिलेगा, और वेतन भत्ते मतलब अलाउंस, गाड़ी बंगला, शोहरत, सब कुछ मिलेगा उस आदमी को। लेवल 1 की जो नौकरी है वो सबसे कम नौकरी मानी गई है, सबसे नीची नौकरी, और इसका मिनिमम पे इन्होंने कितना फिक्स किया था सर, 18,000 रुपए। मिनिमम पे जो है ये 18,000 रुपए पे किया था। और जब 2016 में ये पे कमीशन लागू किया गया, तब से डीए को कितने परसेंट से स्टार्ट किया गया सर, 0% से आपने महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जो है वो स्टार्ट किया आपने। फिर महंगाई भत्ता है ये 1 वर्ष में 2 बार मिलता है सर। 1 ईयर में कितनी बार मिलता है, 2 टाइम्स मिलता है सर, 1 साल में 2 बार, एक तो जनवरी में और एक जुलाई में। सीपीआई इंडेक्स को देखकर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखकर, वस्तुओं 450 वस्तुएं होती हैं उनको देखकर, और ये 450 वस्तुएं सीपीआई इंडेक्स के लिए आधार वर्ष क्या था सर, 2011। वर्तमान में इसको चेंज करके 2022-23 कर दिया है। हाल ही में गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें चेंज की हैं। तो कुल मिला के अभी का एक आधार वर्ष ले लिया और वस्तुएं भी बढ़ा दी कि इन वस्तुओं का मूल्य भी देखा जाएगा कि ये वस्तुएं 6 महीने पहले कितनी महंगी थी और आज ये वस्तुएं कितनी महंगी हैं, वो तय करेंगे कि भाई डीए कितना बढ़े आपका। तो एक प्रकार से साल में 2 बार ये होता है। और इंक्रीमेंट जो लगता है वो सालाना वृद्धि 3% रखी गई। ये 6वें वेतन आयोग में भी 3% थी और 7वें में भी 3% थी एक प्रकार से। तो ये पे कमीशन की बात की हमने अलग अलग समय। तो 10-10 साल पर जब ये पे कमीशन आते हैं तो सर इस 6वें पे कमीशन के अंदर कम से कम सैलरी 7,000 थी, मिनिमम सैलरी 7,000 थी सर। 7,000 से मिनिमम सैलरी 7th पे कमीशन में कितनी हो गई सर, 18,000। तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा, मतलब आपने मिनिमम सैलरी को किससे गुणा किया, वो फिटमेंट फैक्टर रहा। 2026 से पेंडिंग है कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग, उसमें जो भी लागू होंगी वो सारी चीजें आगे जैसे ही कमेटी रिकमेंडेशन देगी, गवर्नमेंट 1 जनवरी 2026 से भी दे सकती है वो चीजें सारे कर्मचारियों को एरियर के रूप में, और अगर ना दे तो फिर आगे से जब से गवर्नमेंट देना चाहे तब से दे सकती है। तो आपसे ये कहना चाह रहा है कि 7वें सीपीसी में लेवल 5 के अंदर न्यूनतम वेतन क्या है, कम से कम वेतन, तो सर लेवल 5 का 29,200 है। एक प्रकार से सारे लेवल बना दिए गए थे दोस्तों, सारे क्या बना दिए गए थे, लेवल। अब कैसे बनाई उनको 2-4 लेवल अपन देख लेते हैं कि सर किसकी कितनी बेसिक होती है एक बार, ताकि आपको याद रहे सारी बातें। देखो
लेवल 1 से आपने स्टार्ट किया, लेवल 1 की बेसिक होती है सर 18,000 रुपए, यही पूछना चाह रहा है। लेवल 1 की पूछ लेगा अगले एग्जाम में। सर लेवल 2 की जो बेसिक होती है ये 19,900 होती है। लेवल 3 की जो बेसिक होती है वो कितनी होती है, 21,700 होती है क्या? एक बार देख लेना, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। लेवल 4 की 25,500 होती है क्या, एक प्रकार से। लेवल 5 की 29,200 होती है सर, ये लेवल 5 की नौकरी है। लेवल 6 की जॉब के अंदर 35,400 होती है सर। लेवल 7 के अंदर सर 44,900 होती है एक प्रकार से, और उसके बाद में गजिटेड पोस्ट चालू हो जाती है सर। बोलो क्लियर, एक प्रकार से। हालांकि कुछ लोगों को लेवल 8 भी नॉन गजिटेड में भी रखा है, तो कुल मिला के यहाँ पर नॉर्मली हम कार्यालयों में सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल 7 तक, जैसे आप किसी भी सूबे में पैरामिलिट्री फोर्स में चले जाओगे तो इंस्पेक्टर तक की पोस्ट जो है आपकी, वो पोस्ट तो मानी जाएगी किसके अंदर, नॉन गजिटेड में। फिर असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे 5400 ग्रेड पे, तो फिर वो गजिटेड में आ जाएगी। अपने रेलवे में जो होता है वो रेलवे में लेवल 1 से लेवल 7, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, ये तो हो गया सर हेल्पर, ये टेक्नीशियन 3 हो गया एक प्रकार से, आप देख लो हेल्पर टेक्नीशियन 3, ये हो गया मान लो टेक्नीशियन 2। टेक्नीशियन 2 की पोस्ट अगर डायरेक्ट नहीं होती है मान लो एग्जाम के थ्रू, तो ये टेक्नीशियन 2 हो गया। ये एक प्रकार से टेक्नीशियन 2 होता ही नहीं है, टेक्नीशियन 2 तो ये होता है, लेवल 3 होता ही नहीं है टेक्नीशियन में, समझ गए। टेक्नीशियन में लेवल 3 नहीं होता, लेवल 2 के बाद में लेवल 4 का जंप आता है। तो ये टेक्नीशियन 2 हो गया, ये टेक्नीशियन 1 हो गया, ये जेई जूनियर इंजीनियर हो गया किसी भी डिपार्टमेंट में, ये एसएससी हो गया। अगर मिनिस्ट्रियल स्टाफ की बात करें तो क्लेरिकल कैडर होता है, उसके अंदर लेवल 1 नहीं लेवल 2 से चालू होता है जूनियर क्लर्क। जूनियर क्लर्क के बाद में सीधा लेवल 5 पर आता है, लेवल 5 पर सीधा जंप मारता है दोस्तों, और ये सीनियर क्लर्क, ये दोनों पोस्ट ही नहीं होती, सीधा सीनियर क्लर्क, फिर ओएस बन जाता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और फिर सीओएस बन जाता है चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, फिर एपीओ वगैरह आगे एग्जाम में जा सकता है आदमी। एक प्रकार से इनके बाद में जो ये लेवल बता दी मैंने रेलवे में, इनके बाद की पोस्टें यहां बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देख लेना। इनके बाद की पोस्टें क्या हैं, तो फिर आएगा एपीओ वगैरह, जो जूनियर स्केल ऑफिसर होगा एपीओ। अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट है तो एएमई, अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो एईएन, अगर एसएनटी डिपार्टमेंट है तो एएसटीई, अगर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है तो एओएम, अगर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है तो एसीएम। इस प्रकार से सारे डिपार्टमेंटों की हमने बात की, ये जूनियर स्केल ऑफिसर कहलाते हैं। फिर जैसे एपीओ, मैं पर्सनल ब्रांच को डील करके चल रहा हूं, जैसे एपीओ है तो एपीओ के ऊपर डीपीओ होगा, डीपीओ जो होगा वो जूनियर स्केल नहीं होगा, फिर कैसा होगा सर, सीनियर स्केल ऑफिसर होगा। सीनियर स्केल ऑफिसर होने के बाद में सर सीनियर डीपीओ आ गया, अब सीनियर डीपीओ ब्रांच ऑफिसर हो गया, और ब्रांच ऑफिसर सर जेएजी के अंदर आ जाता है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। यहां तक मामला ज्यादा बेसिक का नहीं बनता, इनका लगभग 77,000 के लगभग बेसिक होता है, 77,000 के लगभग बेसिक होता है सर। यहां तक सैलरी ठीक ठाक ही मिलती है, मतलब डीए वगैरह मिला के आप 1,30,40,000 रुपए मान सकते हैं, इनकम टैक्स कट जाता है, तो कुल मिला के यहां तक ठीक ठाक सैलरी होती है। लेकिन इनके बाद में ये सभी चाहते हैं कि हम एसएजी बने सर, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। जैसे मान लो यहाँ ब्रांच ऑफिसर सीनियर डीपीओ या डिप्टी सीपीओ हो गया, फिर आगे आता है सीपीओ चीफ पर्सनल ऑफिसर। तो कुल मिला के सीपीओ जो है ये एसएजी ग्रेड के अंदर आता है, और सर इनकी बेसिक 1,44,000 प्लस हो जाती है सर, गजब हो गया सर, डबल के लगभग, मतलब डबल से थोड़ा सा कम, इतनी बेसिक हो गई है आपकी। इसीलिए बहुत सारे पावर आ जाते हैं, जितने भी ब्रांच ऑफिसर है वो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड की जगह सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में जाए। और एसएजी के बाद में सर एचएजी आता है, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जिसमें जैसे पीसीपीओ वगैरह ये आ गए। तो जीएम लेवल 16 की पोस्ट है, टोटल लेवल 18 है सीपीसी में, रेलवे में लेवल 17 तक की पोस्ट है। तो कुल मिला के ये बातें आप ध्यान रखें। तो अगला आपसे ये पूछना चाह रहा है कि लेवल 5 में न्यूनतम वेतन क्या है, तो बेसिक सैलरी जो लेवल 5 की है वो सर 29,000 कितनी है, 200, याद रखें। लेवल 6 की पूछ ले तो 35,400, 7 की पूछ ले तो 44,900, 4 की पूछ ले तो ये रहा, 2 की पूछ ले तो ये रहा, 1 की पूछ ले तो ये रहा। कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि एचआरए निम्नतम कम से कम एचआरए कितना है, तो सर कम से कम किसी एचआरए बेसिक के हिसाब से ही तो मिलता है। रूरल एरिया में 10%, ठीक ठाक जिले वाली सिटी में 20%, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनमें 30%, दिल्ली वगैरह में। तो कुल मिला के आप खुद समझो कि मिनिमम एचआरए कितना, इसका 10% तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाने से आता है 1,800 रुपए। तो आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं कि मिनिमम एचआरए 1,800 तो होगा ही होगा।
इस प्रकार की कहानी दोस्तों यहाँ पर चलती है। बोलो क्लियर है? तो ये हमें समझ में आया है यहाँ पर कि लेवल क्या चलते हैं। पहले ये ग्रेड पे हुआ करता था, इससे पहले 1800 ग्रेड पे बोला करते थे 6वें वेतन आयोग में, इसे बोलते थे 1900 ग्रेड पे, फिर 2100, फिर 2500, फिर 2400, इसे बोलते थे 2800, फिर 4200 ग्रेड पे लेवल 6 से, और फिर 4600 ग्रेड पे, फिर 50% नॉन फंक्शनल पोस्टें 4800 में आ जाएंगी, और जो लेवल 8 वाले सारे के सारे लेवल 9 में जाएंगे सर। बोलो क्लियर? तो इस प्रकार से ये चीजें हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। द अमाउंट ऑफ ब्रेक डाउन अलाउंस पेबल टू ए टेक्नीशियन ग्रेड 2 इन लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स इज, मतलब टेक्नीशियन 2 जो ग्रेड 2 है ये लेवल 4 के अंदर आता है। आपसे कह रहा है ब्रेक डाउन अलाउंस कितना मिलेगा। सर ब्रेक डाउन अलाउंस होता क्या है? तो आपने कई बार नाम सुना होगा एआरटी और स्पार्ट, नाम सुना है? ये एआरटी और स्पार्ट क्या होता है इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन या सेल्फ प्रोपेल्ड जो एआरटी एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये स्पार्ट दोनों तरफ से चलती है, इधर से भी चलती है और इधर से भी चलती है, मतलब दोनों तरफ इंजन होते हैं इसमें बहुत अंदर ही। और उसके अलावा एआरटी के लिए आपको इंजन की जरूरत पड़ेगी जिधर एक तरफ ही जा सकता है इंजन, तो दोनों तरफ एक साथ थोड़ी लग जाएगा एक बार में एक तरफ। तो कुल मिला के ये जो एआरटी है, कहीं पर मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन डिरेलमेंट हो गया, पटरी से ट्रेन उतर गई, अगर पटरी से ट्रेन उतर गई तो आप मुझे ये बताइए, जैसे ये एआरटी है और पटरी से ट्रेन उतर गई, नीचे उतर गई, तो अब तुरंत ही कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं हर स्टाफ के, मेडिकल के भी, हॉस्पिटल के भी कुछ लोग होंगे, इलेक्ट्रिकल के भी होंगे, कोचिंग के भी होंगे, पावर के भी होंगे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के भी होंगे, सारे बचाव कार्य वाले सारे लोग एआरटी लेकर तुरंत भागते हैं। लेकिन अगर जहां केवल डिरेलमेंट हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई, तब तो एआरटी जाएगी केवल तुरंत ही। और अगर जनहानि हुई है तो मेडिकल ऑपरेशन थिएटर, एक प्रकार से चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर है ये, तो इस पार्ट को सेल्फ प्रोपेल्ड है ये एआरटी। बोलो क्लियर? तो ये इसके अंदर ऑपरेशन थिएटर और डॉक्टरों का पूरा सामान होता है, किट बॉक्स होते हैं, तो ये दोनों जाएंगी फिर कुल मिला के। तो जिन लोगों के नाम होते हैं उनको सायरन बजते ही 10 मिनट के अंदर पहुंचना पड़ता है, तो सायरन बजते ही 10 मिनट के अंदर पहुंचना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो एक प्रकार से एक्टिव आदमी हो गए, हेडक्वार्टर बिना कहीं नहीं छोड़ सकते। तो एक्टिव आदमी हो गए तो उनको एक भत्ता मिलता है, अलाउंस मिलता है, जिसे ब्रेक डाउन अलाउंस मिलता है। ब्रेक डाउन अलाउंस का मतलब आप खुद समझिए कि इसके लिए 8 किलोमीटर वाली सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टीए होता है किसी भी कर्मचारी को, वो 8 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर अगर हुआ है, आपका चाहे हेडक्वार्टर जहां पोस्टिंग है वहां से 1 किलोमीटर दूर भी अगर आपका डिरेलमेंट हुआ है तो कर्मचारी टीए क्लेम करेगा। बोलो क्लियर? ये अगर कहीं भी एक्सीडेंट हुआ है एआरटी के मामले में। लेकिन अगर 8 किलोमीटर के अंदर बाकी और कोई काम है तो वो कंटीजेंट लेगा, कन्वीनियंस चार्ज लेगा, लेकिन वो क्या नहीं लेगा, वो टीए नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि टीए के लिए कह रहा है कि हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर कर्मचारी जाना चाहिए। तो सर ये तो एक प्रकार का ये रूल हो गया कि एआरटी के मामले में चाहे आप आधे किलोमीटर ही जाओ, टीए आप क्लेम करोगे सर। बोलो क्लियर? दूसरा, इनको ब्रेक डाउन अलाउंस मिलता है। लेवल 1 को डीए 50% होने के बाद में 338 रुपए मिलता है लेवल 1 को, फिर लेवल 2 को 405 रुपए के लगभग मिलता है। ऐसे ही आपसे कह रहा है कि लेवल 4 में व्यक्ति को कितना मिलता है, तो 675 रुपए मिलता है सर लेवल 4 के अंदर। और लेवल 6 एंड अबोव, लेवल 6 या लेवल 6 के ऊपर 844 रुपए मिलता है सर, 844 रुपीज एक प्रकार से। तो ये अलाउंस बार बार पूछा जाता है कि इस पोस्ट का अलाउंस कितना है, इस पोस्ट का अलाउंस कितना है, इस पोस्ट का अलाउंस कितना है। तो सर कितनी बेहतरीन जानकारी यहाँ पर है कि व्हाट इज एआरटी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, व्हाट इज स्पार्ट, स्पार्ट की फुल फॉर्म पूछ सकता है। जो इसका लेवल 4 का जो अलाउंस है वो कितना है सर, 675 रुपए पर मंथ। ये एक्स्ट्रा उनकी सैलरी में जुड़ के आएंगे, क्योंकि तुम एक्टिव आदमी हो, तुम एनी टाइम वेट करते हो कि हाँ कभी भी जरूरत पड़ गई तो भाग के आ जाते हैं। तो इसलिए रेलवे ने ऐसी व्यवस्था की है कि आपको 675 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी में एक्स्ट्रा जुड़कर मिलेंगे। ये पहले कम थे, 50% डीए होने के बाद में ये चीजें 25% बढ़ी हैं। विच स्टैंडर्ड फॉर्म एसएफ यूज्ड टू रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, किसी भी निलंबन कर्मचारी को निलंबन कर रखा है और उसको रद्द करने के लिए किस स्टैंडर्ड फॉर्म एसएफ का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कर्मचारी को निलंबन कौन से करते हैं, तो सर एसएफ 1 से निलंबन करते हैं। अगर सस्पेंशन में किसी कर्मचारी को रखना है तो एसएफ 1 से सस्पेंशन में रखोगे। सस्पेंशन कोई सजा नहीं है दोस्तों,
सस्पेंशन क्या नहीं है, कोई भी पेनल्टी नहीं है, कि ये केवल विभागीय एक्शन है एक प्रकार से, ठीक है, एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, ये सजा नहीं है। बाद में अगर आप गिल्टी नहीं पाए जाते हो तो फिर आपको रेगुलराइज नॉर्मल छुट्टी दी जा सकती है, ड्यूटी भी माना जा सकता है, और गिल्टी पाए गए तो काम नहीं तो वेतन नहीं, सर्विस में नहीं जुड़ेंगे वो दिन, ऐसा भी किया जा सकता है। SF1 किसी भी कर्मचारी को सस्पेंशन में रखने के लिए काम में लिया जाता है। SF2 डीम्ड सस्पेंशन होता है सर, माना गया निलंबन, अगर 48 घंटे 48 आवर्स से ज्यादा अगर आप पुलिस की जुडिशियल कस्टडी में रहे हो, अगर आप हिरासत में रहे हो पुलिस की हिरासत में या जुडिशियल कस्टडी में, तो फिर आपको निलंबित मान लिएगा विभाग, एक प्रकार से सस्पेंशन में मान लेगा। ये 2 नंबर फॉर्म जारी किया जाता है। 3 नंबर, एकमात्र ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म जिस पर एम्प्लॉय खुद साइन करता है, जीवन निर्वाह भत्ता। ये कर्मचारी ये कहता है कि मेरा घर चलाने के लिए मुझे कम से कम 50% पैसा तो दो, तो मैं और कहीं नौकरी नहीं कर रहा हूं, तो फिर उसको जीवन निर्वाह भत्ता प्रशासन देता है। ये फॉर्म नंबर 3 के अंदर आता है। 3 महीने तक अगर सस्पेंड रखा जाए तो 50% तक दिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद में अगर आप और बढ़ाते हो हायर अथॉरिटी से परमिशन लेके कि इस आदमी को और सस्पेंड रखो, अगर और सस्पेंड रखोगे आप तो फिर 75% 3/4 उसका वेतन दिया जा सकता है उसको। बोलो क्लियर। इसके अलावा 6 महीने तक सस्पेंड रखा जा सकता है अगर आपके ऊपर भ्रष्टाचार के केस लगे हुए हैं तो, बाकी कई लोगों को ज्यादा भी समय हो जाता है। सर जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर फॉर्म काम में लिया जाता है रिवोकेशन, सस्पेंड किए हुए आदमी को वापस ड्यूटी पर लेने के लिए। तो अगला सीधा सीधा कह रहा है कि रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए SF कौन सा यूज किया जाता है सर, SF4 यूज किया जाता है। सर जो 5 नंबर है, ये बड़ी शास्ति बड़ी पेनल्टी देने के काम में लिया जाता है। बड़ी शास्ति देने के लिए आपको हमेशा 10 दिन का समय देना पड़ेगा कि आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन कर्मचारी दे सकता है, प्रतिवेदन दे सकता है। बोलो क्लियर। 4 अनुलग्न साथ में देने पड़ेंगे कि ये 4 चीजें हैं, आपके गवाह, सरकारी गवाह, आप पर आरोप क्या क्या लगे हैं, वो चारों फॉर्म भर कर देने पड़ेंगे। 150 दिन में ये कार्रवाई 150 डेज में पूरी होनी चाहिए, वरना फिर नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे ही छोटी शास्ति SF11 में है, वो 31 डेज में पूरी होनी चाहिए। अगर आप किसी को बड़ी शास्ति दे रहे हैं तो ये कंफर्म है कि आपको जांच जरूर करानी है, इंक्वायरी ऑफिसर SF7 से डिनोट करके जांच करानी है। अरे किसी को आप बड़ी शास्ति दे रहे हो और आप इंक्वायरी भी नहीं करा रहे, ये कहाँ की बात हुई। तो न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए, ऐसा भी लिखा हुआ है। आपकी पावर्स का ऐसे यूज करें। पूरा मौका देना है बचने, सामने वाले को बचने का, लेकिन वो कैसे भी करके खुद को बचाए, लेकिन तथ्य सही होने चाहिए, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मौका नहीं मिला, वो अपने सारी चीजें पेश करने का पूरा मौका मिले। तो कुल मिला के ये SF5 होती है, जिसमें बड़ा दंड 3 साल से ज्यादा तक प्रभाव रहे किसी दंड का, वो भी बड़ी शास्ति मानी जाती है। कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूव फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल, ये तीनों ही बड़ी शास्ति मानी जाती हैं एक प्रकार से। छोटी शास्ति में पास PTO बंद करना, ये सारे आगे देख लेंगे। तो 5 नंबर में बड़ी शास्ति देना सर। 6 नंबर में अगर सस्पेंडेड एम्प्लॉइज कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे आपसे और आपको मना करना हो कि इसको ये नहीं देने हैं, तो मना करने के लिए वो SF6 जारी किया जाता है, अनुशासनिक अथॉरिटी। उसके अलावा SF7 जो है सर इंक्वायरी ऑफिसर के लिए जारी किया जाता है। इसमें इंक्वायरी ऑफिसर, जिससे इंक्वायरी करवानी हो वह ऑफिसर डिनोट किया जाता है। बोलो क्लियर। तो वह डेप्यूट करोगे तो इंक्वायरी ऑफिसर जांच करके बताएगा कि जांच हुई या नहीं हुई। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद भी इंक्वायरी ऑफिसर हो सकता है, लेकिन अक्सर दूसरे को बनाते हैं ताकि मामला एकदम ट्रांसपेरेंट लगे। सर SF8 जो है, SF8 जो प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को डिप्यूट करने के लिए काम में, सामान्यतः ये विजिलेंस के मामलों में आता है, जो रेलवे का पक्ष रखते हैं वहां पे प्रस्तुति अधिकारी SF8 के थ्रू जारी किया जाता है। SF9 वर्तमान में हटा दिया गया, पूरा नहीं हटाया, लेकिन सेकंड शो कॉज नोटिस हटा दिया 2017-18 में। तो ये SF9। 10th है ये सर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन प्रोसीडिंग है सर, एक साथ सामान्य कार्यवाही। ये रूल नंबर 13 के अंदर दिया हुआ है, D&R रूल्स के अंदर। तो एक प्रकार से यहां बात की गई है कि 10 नंबर जो रूल है ये कॉमन प्रोसीडिंग, कुछ लोग एक साथ अगर कहीं अपराध में शामिल है तो उन सब पर एक साथ कार्रवाई की जा सकती है। तो फॉर्म SF10 जारी करेंगे। SF11 जो होता है ये छोटी शास्ति के लिए होता है, छोटा दंड दिया जा सकता है, आपका पास रोका जा सकता है, आपका PTO रोका जा सकता है। इसके अलावा 1 साल के लिए आपको आपका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, आपका प्रमोशन रोका जा सकता है। तो एक प्रकार से ये सारी चीजें छोटी शास्ति के अंदर आती हैं। इसमें भी 10 दिन का टाइम
एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, 10 दिन के अंदर वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे, और इसको 31 डेज में पूरा करना जरूरी है। कर्मचारी किसी भी चार्जशीट के मामले में 3 गवाह रख सकता है, ठीक है, एडवाइजर रख सकता है वो 3 गवाह। वेलफेयर इंस्पेक्टर को भी रख सकता है अगर शुरू से उसने पूरा मामला उसी को संभलाया है तो। SF12 कुछ विशेष मामलों में कार्रवाई, जैसे अदालत द्वारा पहले ही कार्रवाई कर ली तो जांच कराने की क्या जरूरत है। अगर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया, तो भी जांच कराने की जरूरत नहीं है। SF13 जो है ये रिटायर्ड एम्प्लॉय पर प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से अनुमति मांगने के लिए कि सर इसने तो गंभीर अपराध कर दिया, हमें जांच करने की जरूरत है। और SF14 जो है वो रिटायर्ड या फिर गजेटेड ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। ये SF अलग अलग हैं। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म जो हैं सर ये D&R रूल्स के अंदर आते हैं। D&A रूल्स बोलते हैं इन्हें। D&A रूल्स का मतलब हो गया डिसिप्लिन एंड अपील रूल। तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल ये आए कब सर? ये 1/10/1968 को आए, 1 अक्टूबर 1968 को ये रूल आए। सर ये रूल होते कितने हैं? सर ये 31 रूल होते हैं और टोटल 7 पार्ट में ये डिवाइडेड हैं। बोलो सर, तो 7 पार्ट क्या क्या हैं सर? तो सर पार्ट नंबर 1 तो है केवल विशेषताएं या परिभाषाएं। विशेषताएं या परिभाषाएं क्या कहती हैं सर? डेफिनेशंस क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि हमें एक प्रकार से विशेषताएं और परिभाषा के अंदर पार्ट, यहाँ पार्ट की बात कर रहा हूं और यहाँ ये 31 रूल लिख रहा हूं। यहाँ पे रूल नंबर 1 2 3 इसके अंदर आ जाएंगे, जिसमें डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन? अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा, रिमूवल अथॉरिटी कौन होगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, आप पर अनुशासन का वार करने वाला अनुशासनिक प्राधिकारी कौन होगा, ये सारी चीजें 1 से 3 के अंदर लिखी हुई होंगी। और जो पार्ट 2 है वो निलंबन सस्पेंशन को बताता है सर। इसके अंदर 4 और 5 नंबर रूल हैं। आप इसको भूल जाओ, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म थे, ये बात ही अलग हो रही है। ये तो D&R रूल 31 रूलों की बात कर रहे हैं कि पहले पार्ट में 1 2 3 है, दूसरे में 4 और 5 सस्पेंशन से रिलेटेड है, तीसरे पार्ट में सर पेनल्टीज हैं, छोटी शास्ति बड़ी शास्ति, ये पार्ट 6 से लेकर है पार्ट नंबर 8 तक है सर। 6 7 8 3 रूल के अंदर छोटी शास्ति होगी, बड़ी शास्ति होगी, और कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता। फिर सर पार्ट 4 आ जाता है इन पेनल्टीज की कार्यवाही, रूल नंबर 9 से लेकर 16 तक। ये जो पेनल्टी है ये कैसे चलानी है, इंक्वायरी ऑफिसर कौन होगा, फिर क्या करेगा, किसके पास जाएगा आदमी, इस प्रकार से ये पार्ट 4 के अंदर। सर पार्ट 5 के अंदर अपील का प्रावधान है। कोई भी कर्मचारी अपील कहां करेगा, किसके पास कर सकता है, कब अपील नहीं कर सकता, अपील का समय बढ़ाया जा सकता है क्या, कितने दिनों को यूज करना है, क्या कहां पेश करेगा। तो ये रूल नंबर 17 से लेकर 17 to 24 एक प्रकार से ये हमारे पास रूल हैं। अब सर पार्ट 6 आता है, ये 25 और 25A, ये दोनों याद कर लेना सर। पुनरीक्षण, रिव्यू और रिवाइज करना किसी चीज को, इन दोनों का 25 का अलग क्वेश्चन आता है और 25A का अलग क्वेश्चन आता है। एक ही ऑप्शन में आ जाएगा, एक ही क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, 25 और 25A। आप दोनों भूल जाते हैं सर। पुनरीक्षण और समीक्षा करना दोनों में फर्क होता है, रिवाइज करना, रिव्यू करना किसी भी चीज को। ये पार्ट 6 और पार्ट 7 अंतिम आता है जो 26 नंबर रूल से लेकर 31 तक मिसलेनियस चीज़ों को, जैसे राष्ट्रपति के पास जाना, कई चीज़ें हैं तो इनको डील करता है। तो सर D&R जो रूल्स हैं ये 1/10/1968 को आए और ये रूल हैं ये 7 भागों में बटे हुए हैं। 31 रूल्स हैं, कहां से कहां तक, 1 से 3 तक परिभाषा, 4-5 सस्पेंशन को, 6 से 8 पेनल्टी। पेनल्टी का प्रोसीजर क्या रहेगा, ये 9 से 16 तक है। अपील 17 से 24 है। रिव्यू और रिवाइज करना ये 25 और 25A में है, और 26 से 31 तक मिसलेनियस है, कुछ अदर कंडीशन। बोलो क्लियर? तो ये सारी बातें हमने की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने जाने बहुत शानदार तरीके से। तो SF2 डीम्ड सस्पेंशन माना गया सस्पेंशन, बड़ी शास्ति या मेजर पेनल्टी के लिए SF5। अगर जीवन निर्वाह भत्ता आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस चाहिए तो SF3 कर्मचारी भर के देगा, और SF4 आपको वापस ड्यूटी पर लेने के लिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है वापस ड्यूटी पर लेने के लिए कौन सा होगा, तो SF4 होगा सर। बोलो आ रहा है समझ में? तो SF4 बहुत शानदार, पूरी कार्रवाई कर ली हमने। LEO स्टैंड्स फॉर, LEO का मतलब क्या है? लीगल इनेक्टमेंट ऑफिसर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, लेबर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जरूर ध्यान रखें, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। एक प्रकार से लॉ के बारे में भी आप जा सकते हैं, लेकिन लेबर है यहाँ पे। तो ये आपके कई फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, जैसे HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ICMS इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, E-ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस हो गया सर, AIMS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम,
आईपास सर इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम, उसके अलावा इंडियन रेलवे IFM इंडियन रेलवे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आ गया एक प्रकार से। FOIS फ्राइट ऑपरेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके अलावा PRS पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हो गया, उसके अलावा अपार अप्रेजल परफॉर्मेंस क्या है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट अपार, MACP मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, ये वाली MACP। उसके अलावा फुल फॉर्म हो गई, हॉस्पिटल में उम्मीद कार्ड होता है तो यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। उसके अलावा HMIS है तो HMIS होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके अलावा अर्पण, एक अर्पण की फुल फॉर्म देख लेना सर। उसके अलावा और किसकी फुल फॉर्म स्पैरो की फुल फॉर्म देख लेना, स्पैरो। और भी बहुत सारी फुल फॉर्म, IRCTC की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, DRM की फुल फॉर्म पूछ लेगा, इजी पूछेगा तो GM की फुल फॉर्म पूछ लेगा, MOR मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आप ये मत मानिए। UDM की फुल फॉर्म पूछ लेगा, IMMIS की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, ये भी पूछा जा सकता है। किसी भी पद का पूछ सकता है, PCPO की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, PCEE की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, PCE की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो एक बार कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और वो आपको आने भी चाहिए। तो यहाँ LEO, एक CLC की फुल फॉर्म सेंट्रल लेबर कमिश्नर, एक RLC भी बहुत बार पूछता है, रीजनल लेबर कमिश्नर। बोलो क्लियर, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला, इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर रेलवे सर्वेंट, अगर पति पत्नी दोनों रेलवे सर्वेंट है, आर दे बोथ कॉन्करेंटली एलिजिबल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ देयर चिल्ड्रन, यदि पति और पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं तो क्या वे दोनों अपने बच्चे के शिशु शिक्षा भत्ते के लिए एक साथ पात्र हैं क्या दोनों को पैसा मिल जाएगा क्या? तो सबसे पहले तो ये देखो कि सबसे पहले CEA होता क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो यहाँ लिख रखा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये पहले जब DA 2024 से पहले जब DA 50% नहीं था तो ये 27,000 मिला करता था, लेकिन वर्तमान में एक बच्चे का 33,750 रुपए है सर। एक बच्चे का 33,750 है तो मैक्सिमम आपके कितने ही बच्चे हों, लेकिन 2 बच्चों तक सरकार, 2 बड़े बच्चे जो जीवित हैं उनका पैसा आपको देगी। ये डे स्कॉलर बच्चे की बात हो रही है सर। कैसे बच्चे की? डे स्कॉलर। हॉस्टलर की अलग बात होती है सर। तो कुल मिला के हॉस्टलर की अलग बात होगी। हॉस्टलर के लिए पहले 81,000 3 गुना पैसा मिला करता था, अब इसका 3 गुना करेंगे तो 1,01,250। ये हॉस्टलर बच्चे को कब से कब तक सर? फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं तक तो 12 तक तो मिलता ही मिलता है। फर्स्ट से पहले 3 बार मिलता है। पहले ये फर्स्ट से पहले केवल 2 बार था, लेकिन फर्स्ट क्लास से पहले अब वर्तमान में ये 3 टाइम्स मिलने लग गया, 3 बार मिलने लग गया। पहली क्लास से 12वीं क्लास तक मिलता है। उसके बाद में SBF फंड से कुल मिला के 18,000 रुपए मिलते हैं डिप्लोमा या डिग्री करने के, हर महीने के 1500, मतलब 18,000 रुपए 12 महीने के सालाना। आप तो CEA की बात कर रहे हैं तो ये मिलता है। अगर बच्चा डिसेबल्ड है, अगर बच्चा विकलांग है तो ये पैसा उसको डबल मिलेगा सर, 33,750 की जगह 67,500 रुपए मिलेगा सर। और ये जो हॉस्टलर वाला है ये डबल मिलके और 2,02,500 रुपए मिलेगा सर, ये डबल मिलेगा। तो सर क्या हॉस्टल वाले बच्चे को यही मिलेगा क्या? नहीं सर, आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ना भी चाहिए और हॉस्टल में रहना भी चाहिए। ये केवल हॉस्टल का पैसा है और ये पैसा जो है वो स्कूल जाने का है, दोनों एक साथ मिलेंगे। आप हॉस्टल का पैसा अलग से लेंगे और स्कूल जाने का पैसा अलग से लेंगे। अगर कोई बच्चा आपका है, मान लो नॉर्मल जनरल बच्चा है और वो हॉस्टल में रहता है, उसी स्कूल का हॉस्टल और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका, तो आपको कुल मिला के हॉस्टल के पैसे मिलेंगे 1,01,250 और ये उसके पढ़ने के पैसे मिलेंगे। मतलब रेलवे आज की डेट में आपको 1,34,35 मतलब 1,35,000 के लगभग पैसा देती है अपने बच्चे को हॉस्टल में रखने के, प्लस में उसकी शिक्षा पूरी कराने के, इतनी मनी आपको मिलेगी एक प्रकार से। तो आपसे सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों रेलवे कर्मचारी हैं तो 2 बच्चों तक मिलता है, 12वीं क्लास तक बच्चा होता है तब तक मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट से पहले 3 टाइम्स आपको 3 बार ये मिल जाएगा। और वर्तमान में 33,750 डे स्कॉलर जो स्कूल जाता है घर आ जाता है, स्कूल जाता है घर आ जाता है, लेकिन जो हॉस्टलर है
उसको 1,01,250 रुपए, 3 गुना पैसा मिलेगा। और बच्चा विकलांग है तो इनको डबल कर दो, डे स्कॉलर भी डबल कर दो और हॉस्टलर भी डबल कर दो। अब बात यह है कि हॉस्टलर को हॉस्टल का पैसा ही नहीं मिलेगा, डे स्कॉलर तो मिलेगा ही मिलेगा। बोलो क्लियर? तो कुल मिला के हमने यहां क्लियर किया। तो हस्बैंड वाइफ दोनों के बच्चे तो सेम ही होंगे, अलग अलग थोड़ी होंगे। तो अगर बच्चे सेम है तो दोनों को पैसा नहीं मिलेगा, केवल उनमें से एक आदमी ही एलिजिबल है पैसा उठाने के लिए। कल को मान लो 2 लोग दंपति हैं दोनों, तो हस्बैंड ने भी पैसा उठा लिया 33, या ये वाला 2,02,000, अगर 1,02,250 और वाइफ ने भी उठा लिया, पैसा तो लगा ही नहीं उनके। पैसा लगता है उसीलिए तो मिलता है, तो इसलिए एक प्रकार से नहीं मिलेगा। यही मामला उनके क्वार्टर के बारे में भी है सर। क्वार्टर के बारे में क्या है सर? क्वार्टर के बारे में यह है कि हस्बैंड वाइफ अगर एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग है दोनों की, तो फिर अगर आपने क्वार्टर ले रखा है तो दोनों को ही एचआरए नहीं मिलेगा, और अगर आपने क्वार्टर नहीं ले रखा है तो दोनों को एचआरए मिलेगा या एक को मिलेगा। एक स्टेशन पर होने पर एक ही दंपति को मिलेगा, अलग अलग स्टेशन पर दोनों को मिलेगा। बोलो क्लियर? ये जरूर ध्यान रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप तो ये बता दो कि बच्चा विकलांग है, आप ये पैसा तब उठा सकते हो जब स्कूल से आप साइन करा के फॉर्म देते हो। बच्चा विकलांग है, स्कूल जाने की स्थिति में ही नहीं है, स्कूल जाता ही नहीं है, उसको तो घर पे ट्यूशन पढ़ाने टीचर आ जाता है। अब बताओ उसको एजुकेशन का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा रेलवे में? बिल्कुल मिलेगा सर। बच्चा जाने में सक्षम ही नहीं है, जा ही नहीं पा रहा है, मान लो एकदम चारपाई पे लेटा हुआ ही बच्चा रहता है, अब वो स्कूल कैसे जाए? डिसेबल्ड है वो, तो पैसा तो रेलवे डबल देगा, लेकिन रेलवे अब उसको बाकायदा स्कूल नहीं जाने पर भी पैसा देगा। ठीक है, आगे। विच पार्ट ऑफ मॉडल एसओपी 2018, मतलब मॉडल एसओपी, जो एसओपी होती है, एसओपी की फुल फॉर्म होती है शेड्यूल ऑफ पावर। एसओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? शेड्यूल ऑफ पावर। तो आपसे कह रहा है कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो शेड्यूल ऑफ पावर के अंदर 2018 कंटेन्स प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मैटर। मॉडल एसओपी 2018 के किस भाग में स्थापना मामलों का प्रावधान है? तो सर पार्ट कौन से में है सर? पार्ट एफ के अंदर है। देखो पार्ट सी के अंदर मेडिकल से रिलेटेड है, ऐसे ही पार्ट डी हो गया, पार्ट ई हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारी। तो आपसे कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का कौन से पार्ट के अंदर बात हो रही है? तो एस्टेब्लिशमेंट की कौन से के अंदर बात हो रही है सर? पार्ट एफ के अंदर। ये जरूर याद कर लेना, यहां से पार्ट पूछ लेता है। एक जो IREC थी और IREM था, IREC और IREM, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, इनकी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 किताबों को बोल दिया कि एक किताब है और दूसरी किताब है। इसके चैप्टर सारे याद कर लेना और इसके चैप्टर याद कर लेना कि इसके चैप्टर 1 किसके बारे में है, 5 किसके बारे में है, SBF के बारे में कौन सा चैप्टर है, और इसके भी चैप्टर याद कर लेना कि कौन से चैप्टर में क्या बात की गई है। जैसे छुट्टियों के बारे में 5 के अंदर की गई है क्या, SBF 8वें के अंदर है या 5वें में SBF है, या फिर रिक्रूटमेंट कौन से में है। ये चैप्टर्स के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं सर, ये जरूर याद कर लेना अगर आपके हाल ही में एग्जाम है तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू ओबीसी इन रिक्रूटमेंट। सामान्य भर्ती में ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी का मतलब हो गया अदर बैकवर्ड क्लासेज, इसमें 2 प्रकार की स्थिति आती है, एक तो सर क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर को फायदा मिलता है जिसकी फैमिली 8 लाख से ज्यादा कमाती है और सरकारी नौकरी में नहीं है, तो फिर वो संपन्न वर्ग में माना जाएगा, उसको ओबीसी आरक्षण, ओबीसी में तो होगा लेकिन रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लासेज कहते हैं 100% सीटों में से 27% का आरक्षण ओबीसी को मिला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अनरिजर्व्ड कैटेगरी अलग है। ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिला है ये 10% का मिला हुआ है। एससी और एसटी का आरक्षण अलग है। एससी और एसटी, जैसे एसटी के अंदर आरक्षण जो दिया हुआ है वो 7.5% और एससी के अंदर 15% लगभग, ये उल्टा ना हो जाए, ध्यान रखना ऊपर नीचे। तो कुल मिला के इतना आरक्षण संविधान में भारत ने दिया हुआ है। तो बहुत बार ईडब्ल्यूएस का पूछता है, ये हाल ही में 2019 में लागू किया था, ये 10% है, और ओबीसी का रिजर्वेशन ये कितना परसेंट है सर? 27%। 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है, जिस आरक्षण का दबे तबके के लोग जिनके माता पिता कम कमाते हैं उनको मिलता है रिजर्वेशन। A single post in a cadre may be filled on a regular basis without applying for a reservation। किसी भी कैडर के अंदर कौन से कैडर, किस प्रकार का कैडर होगा आरक्षण के लिए आवेदन किए बिना नियमित आधार पर भरा जा सकता है? एल आकार का रोस्टर, पद आधारित रोस्टर, विदाउट अप्लाइंग रोस्टर। अगर आपने रोस्टर अप्लाई कर दिया
तब तो सर आपको रिजर्वेशन देखना पड़ेगा। लेकिन आरक्षण के लिए आवेदन किए बिना आप बिना रोस्टर के लागू कर रहे हो तो फिर आप किसी भी पद को भर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आता है। ये पूछ रहा है द हॉस्टल सब्सिडी एंड सीईए कैन बी क्लेम्ड कंकरेंटली, यानी एक साथ समांतर तौर पे हॉस्टल सब्सिडी और सीईए जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है का दावा एक साथ किया जा सकता है। सर अभी तो मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको समझाया था कि एक बच्चे का 33,750 रुपए डे स्कॉलर वाले का मिलता है, और अगर वो हॉस्टल में रहता है तो 1,00,000 है, 1,250 ये रुपए और मिलेंगे। तो ये दोनों पूरे मिलेंगे अगर वो बच्चा हॉस्टल में रहता है तो। ये तो उसकी पढ़ाई के लिए हॉस्टल के, तो आपसे कह रहा है ये दोनों एक साथ मिलेंगे? मिलेंगे सर, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को दोनों मिलेंगे, और डे स्कॉलर जो स्कूल जाता है और वापस आ जाता है घर पे उसको 33,750 मिलेंगे। कितने बच्चों को? 2 बच्चों को, फर्स्ट से लेकर 12 तक, और फर्स्ट से पहले कितनी बार? 3 बार। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों रेलवे एम्प्लॉई हैं तो केवल एक एम्प्लॉय को ही ये वाली चीज फैसिलिटी मिलेगी। 12th के बाद में कॉलेज में डिग्री या डिप्लोमा करने पर 18,000 रुपए एक साल के SBF फंड से दिए जाते हैं, स्टाफ बेनिफिट फंड। स्टाफ बेनिफिट फंड को कब बनाया गया? 1931 में। डिविजनल लेवल पर हेड, सीनियर DPO और PCPO के पास भी बहुत सारी पावर होती है जोनल लेवल पे। एक अकाउंट्स का जरूर इस कमेटी में होगा और यूनियन के सदस्य भी होंगे। तो क्या ये दोनों एक साथ लिए जा सकते हैं? बिल्कुल सर, एक साथ लिए जा सकते हैं। बच्चा डिसेबल्ड है तो ये पैसा डबल हो जाता है सर, पैसा डबल मिलेगा एक प्रकार से, ये भी याद रखें। अगर आपसे ये पूछे कि पर मंथ कितना मिला तो इसमें भी 12 का भाग दे दो और इसमें भी 12 का भाग दे दो सर। बोलो क्लियर? अरे 12 का क्यों डिवाइड किया? 12 महीने होते हैं ना साल में, तो साल का पैसा है तो 1 महीने का निकालना है तो 12 से डिवाइड कर दो। ये वाला हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। ये पार्ट 4 था दोस्तों हमारा, पार्ट 4 हमने किया और आपको उम्मीद है काफ़ी मज़ा आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा ये पार्ट रहा जिसमें हमने शानदार तरीके से चीज़ें जानी। बोलो क्लियर दोस्तों? तो अगर आपको इसी प्रकार के और क्वेश्चन करने हैं तो हमें मोटिवेट करते रहिए, हमें लाइक करते रहिए, हमारी टीम के साथ जुड़िए। ये परिवार हमारा नहीं है, ये आपसे बना या आपका ही बनाया हुआ है, रेलवे नॉलेज चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लासों को इतना देख रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं। हमारी टीम भी बहुत बेहतरीन मेहनत कर रही है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इस लोगों को देखकर आप, उस पर भी हम धीरे धीरे अपडेशन कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो 2026 के ये क्वेश्चंस रहे, सभी शॉकिंग अमेजिंग क्वेश्चन जय हिंद सीरीज हिंदुस्तान के अंदर हम कर रहे हैं। भारतीय रेलवे में प्रमोशन के लिए आगे बढ़ने के लिए हम ये सीरीज डील कर रहे हैं दोस्तों। इन सभी एग्जाम्स के लिए अगर स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें 7014682229 और रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए हमारे साथ जुड़कर और प्रिपरेशन कर सकते हैं शानदार तरीके की। बोलो क्लियर? आप ये याद रखें, सक्सेस डज नॉट कम टू यू, सफलता आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको जाना पड़ेगा सर। किससे? हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से आपको सक्सेस के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। महिलाओं और बच्चों का सम्मान करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ना कोई गुनाह नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ता रहना चाहिए प्रयास। यहाँ आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाता है बाहरी दुनिया से। लोग तो तड़प रहे हैं प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए, लोग तड़प रहे हैं कि कैसे भी करके ग्रुप डी में हिस्सा बन जाए हम, और आपको यहाँ मौका मिल रहा है तो इस मौके को बनाओ दोस्तों। आपकी फैमिली का दर्जा ऊंचे स्तर का हो जाएगा। जो वेतनमान स्तर में आप हो उस वेतनमान स्तर से ऊपर आओगे तो आपकी फैमिली उतनी ही क्वालिटी की ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीद पाएगी, उतना ही स्टैंडर्ड आपका अच्छा होगा, उतना ही लेवल आपका अच्छा होगा, पर लोगों में अच्छा आपका एक प्रकार से विचार होंगे और समाज को भी कंट्रीब्यूट करोगे। समय समय पर आदमी को डोनेट भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए, जहां आपको लगे वहां पर। चलिए दोस्तों, महिलाओं और बच्चों का सम्मान करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।